नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कमल एजुकेशन पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा, इंदिरा गांधी ने इन दो महारानियों को आर्थिक अपराधों यानी कि धोखाधड़ी के आरोपों के चलते दिल्ली के तिहाड़ जेल भेज दिया था। आज के सेशन में इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आपको बता देना चाहता हूं कि 1975 में इंदिरा गांधी ने जब आपातकाल की उद्घोषणा की थी, तो उस समय सरकार ने जो ज्यादतियां की थी उनका एक सेपरेट वीडियो बहुत जल्द आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा। आज उसी आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने किस तरह से अपने विरोधियों को ठिकाने लगाने के क्रम में इन दो महारानियों को परेशान किया था, इसकी पूरी आज आपको एनालिसिस आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। इससे आपको पता चलेगा कि सरकारें चाहे कोई भी हो, जब वो सत्ता में रहती हैं तो जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सीबीआई है और जो ईडी है, ये एक तरह के सरकार के एकदम तोता इनको बोला जाता है। जो सरकार कहती है विरोधियों पर यानी कि जो विपक्षी दल हैं उन पर करते। पहले से इंदिरा गांधी ने तो बहुत ही बड़े पैमाने पर किया, वर्तमान सरकारें भी कर रही हैं और जब से देश हमारा आज़ाद हुआ है तब से ये सब चल रहा है। तो आज इन्हीं दो महारानियों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, इनमें सबसे पहली महारानी है गायत्री देवी। ठीक है, इनके पति थे मान सिंह, जयपुर की महारानी ये हुआ करती थी और ये इनकी बुढ़ापे की तस्वीरें हैं। और इसके अलावा ये जो दूसरी महारानी है, ये आपकी ग्वालियर की महारानी जो है राजमाता सिंधिया है। तो इन दोनों के बारे में विस्तार से आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, जब आपातकाल लगा नहीं था यानी कि आपातकाल लगने से पहले ही ये जो दोनों महारानियाँ थी, इंदिरा गांधी की बड़ी आलोचना किया करती थी। ये इंदिरा गांधी की आलोचना करती थी सदन में, क्योंकि विपक्षी दल की ये नेता रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने क्षेत्र में जहाँ से सांसद चुनी गई थी बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय थी। तो आपातकाल लगने से पहले ही इंदिरा गांधी ने बड़े पैमाने पर जो है जयपुर के राजघराने में जितने भी महल थे, उनके ऑफिसेज इत्यादि थे, दफ्तर थे, वहाँ पर इनकम टैक्स के छापे जो है लगातार पड़ने शुरू हो गए थे। और जिस समय आपातकाल की घोषणा होती है उस समय इनकी आयु लगभग 56 वर्ष थी। ये जो गायत्री देवी है महारानी जयपुर की, इनकी आयु लगभग 56 वर्ष थी और इनका बम्बई में इलाज चल रहा था, थोड़ी बहुत बीमार ये थी। और 30 जुलाई 1975 की रात को, ठीक है, ये दिल्ली में अपने घर पहुँचती हैं और यहीं से पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया था। इनके बेटे थे कर्नल भवानी सिंह, आर्मी में थे, तो उन्हें भी यानी कि दोनों माँ बेटों को गिरफ्तार कर लिया, कर्नल भवानी सिंह को और जयपुर की महारानी जो गायत्री देवी है, इन दोनों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इन पर आरोप लगाया था कि ये जब विदेशी यात्रा पर गई थी तो वहाँ पर इन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, सरकार के धन का दुरुपयोग किया और उस पैसे का हिसाब भी नहीं दे सकी। ठीक है, और इस पैसे का इन्होंने सरकार को हिसाब भी नहीं दिया और बहुत सारे डॉलर्स इनके पास बचे थे, उसका भी कोई हिसाब किताब इन्होंने सरकार को नहीं दिया। तो ये आरोप लगाते हुए दोनों को जो है गिरफ्तार कर लिया गया और दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेज दिया, यानी कि दोनों माँ बेटे को गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, अब भवानी सिंह जेल में जाते हैं, कर्नल हैं, तो उन्हें जेल में बाथरूम वाला एक कमरा दिया गया रहने के लिए और गायत्री देवी को भी एक बहुत ही छोटा सा कमरा दिया था और बहुत ही बदबूदार वो कमरा अपने आप में हुआ था। उसमें बताती हैं गायत्री देवी बाकायदा अपनी आत्मकथा में ये लिखती है। देखिए, ये जो कंटेंट आपको उपलब्ध करा रहा हूँ ये बिल्कुल एकदम पुष्ट है, कोई भी किसी तरह की मिस इन्फॉर्मेशन आपको इसमें नहीं दी जा रही है। इसमें बहुत सारे जो लेखक हैं वो अपने किताबों में क्या लिखते हैं, जो एडिटोरियल आपातकाल के बाद छपे थे उनमें से जो है जानकारी प्राप्त की गई है। और ये जो दो राजमाता महारानियाँ थी, इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी, उनमें से जो है मटेरियल काट छाट कर आपको दिखाया जा रहा है। कहने का मतलब है जो खबर आपको दी जा रही हो बिल्कुल एकदम पुष्ट है, उसमें किसी भी तरह का छेड़छाड़ इत्यादि नहीं किया गया है। तो ये अपनी आत्मकथा में अपने बारे में लिखती हैं कि जिस कमरे में मुझे सेट किया गया था वो एक बहुत छोटा कमरा था, उस कमरे में एक नल लगा था लेकिन उससे पानी नहीं आता था और उस कमरे में दो कैदी थे, एक तो मैं थी और मेरे साथ एक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता थी, उनका नाम था श्रीलता स्वामीनाथन। वहाँ पर केवल एक चारपाई थी और जो श्रीलता स्वामीनाथन थी वो ज़मीन में सोती थी और चारपाई उन्होंने मुझे ऑफर कर दी थी। ठीक है, तो जेल से छूटने के बाद गायत्री देवी टाइम्स ऑफ इंडिया में अपना एक इंटरव्यू देती हैं और उसमें वो कहती हैं कि जब जेल में पहली रात थी तो मैं सो बिल्कुल नहीं पाई। मेरी कोठरी के बाहर एक नाला था जिसमें कैदियों का सीवेज यानी कि टॉयलेट का जो होता है वो सब उससे बहकर जाता था और उसकी बहुत ही गंदी बदबू स्मेल जो है मेरे कमरे में आती थी। मच्छर बहुत ज़्यादा थे वहाँ पर और मच्छरों को हमारा खून जो है कुछ ज़्यादा ही प्यारा हो गया था। ठीक है, और इसके अलावा रात में जो वहाँ पर कैदी थे, चोर उचक्के थे, बहुत सारे अपराधी भी वहाँ पर थे, वो दोनों एक दूसरे पर चिल्लाया करते थे। उनके अगल बगल जो कमरे थे, यानी कि रात भर एक तरह से लड़ाई झगड़े का माहौल अगल बगल के कमरों में रहता था क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे चोर उचक्के अपराधी इत्यादि थे। ठीक है, और गायत्री अपनी आत्मकथा में ये भी लिखती हैं कि तिहाड़ में जो लाइब्रेरी थी वो बहुत अच्छी थी। ठीक है, और उन्हें इसका उपयोग करने की बाकायदा इजाज़त भी मिल गई थी और जो है इस तरह से वो वहाँ पर पढ़ती हैं और इतना पढ़ती हैं कि उनकी आंखों में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लग गई थी। तो इस तरह से होता है। ठीक 1 महीने बीते हैं जब आपकी गायत्री देवी जो है जेल में रहती हैं। जेल में रहते हुए जब इन्हें 1 महीना बीत जाता है तो उसके बाद तिहाड़ जेल के अधिकारी
बताते हैं कि यहाँ पर ग्वालियर की राजमाता सिंधिया को भी लाया जा रहा है, विजय राजे सिंधिया को भी लाया जा रहा है, और वो भी आपके कमरे में रहेंगे। अब देखिए जो इनका कमरा था बहुत छोटा था, ऑलरेडी उसमें 2 लोग थे, तो गायत्री देवी काफ़ी विरोध करती हैं कि यार एक ही इतने छोटे से कमरे में 2 लोग ऑलरेडी पहले से हैं, तीसरे को कैसे रख दोगे, इतना छोटा कमरा, इतनी गर्मी के दिन उन दिनों हुआ करते थे और दिल्ली जैसी जगह में, और वहाँ पर बताते हैं कि इनके कमरे में पंखा भी नहीं था। तो इनके काफ़ी विरोध के बाद आखिरकार जो विजय राजे सिंधिया है इन्हें दूसरे कमरे में शिफ्ट कर दिया गया था। 3 सितंबर 1975 को ग्वालियर की जो राजमाता सिंधिया है इन्हें तिहाड़ जेल में लाया गया। इन पर भी वही आरोप था जो उन पर था, गायत्री देवी पर था, कि आर्थिक अपराध की धारा इन पर लगाई थी। और इनकी बात बताएं तो इनकी हालत और भी ज़्यादा ख़राब थी, ठीक है। इनके जितने भी बैंक खाते थे सब सीज कर दिए गए थे और इनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि इनके पास अपनी छोटी छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भी पैसे नहीं थे, ठीक है। और ख़ास तौर पर है कि ये किसी से मदद भी नहीं मांग सकती थी। अगर जो इमरजेंसी के टाइम पर जो व्यक्ति गिरफ्तार किए गए हैं, चाहे वो राजनीतिक कारणों के, देखिए इमरजेंसी के समय जो भी अरेस्ट किए थे सभी राजनीतिक कारणों से ही अरेस्ट किए थे, कुछों पर आर्थिक अपराध की धारा पद का दुरुपयोग करते हुए लगाई गई थी। तो उनकी हेल्प अगर कोई दूसरा व्यक्ति करने का प्रयास करता था, जैसे उनको फाइनेंशियल हेल्प करना, उनको कहीं पर छिपाने का प्रयास करे, तो प्रशासन जो है उस व्यक्ति पर भी कार्रवाई करता था जो इनको किसी तरह की फाइनेंशियल मदद करने में या किसी भी और तरह की मदद करने में पकड़ा जाता था। तो आप सोच सकते हैं कि कोई इनकी मदद भी नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर कोई मदद करेगा तो उस पर भी गाज गिर सकती है। तो इस तरह का चल रहा था, तो इनकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। अब देखिए जो दोनों महारानियाँ हैं वो बहुत ही एकदम जेल में किस तरह से इनको रखा गया था इनका वर्णन करती हैं। अब देखिए महिला कैदी हैं और उस दृश्य से आप देखेंगे तो आपको और भी अजीब लगेगा। ये जेल के टॉयलेट के बारे में बता देती कि वहाँ पर टॉयलेट जैसा कुछ था नहीं, टॉयलेट के नाम पर एक बहुत बड़ा गड्ढा था, ठीक है। और बताया जाता है कि जेल का सफाई कर्मी था, वो दिन में 2-3 बार जो है वहाँ पर एक एक बाल्टी पानी डालकर जाता था और इसी तरह की साफ़ सफाई जो है वहाँ पर हुआ करती थी। और खाने पीने के बारे में ये लोग बताते हैं कि जो कमरा हमारा था उस पर हर समय जो है बदबू आती रहती थी और मक्खियाँ जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा भिनभिनाया करती थी। और खाना खाते समय जो है एक हाथ से हम लोग जो है खाना खाते थे और एक हाथ से जो है भिनभिनाती हुई मक्खियों को दूर करने में उस हाथ का इस्तेमाल करते थे। तो इतनी बुरी स्थिति जो है जेल में उस समय थी। और बाकायदा जो राजमाता सिंधिया है वो अपनी आत्मकथा में लिखती हैं कि तिहाड़ जेल में वैसे तो हम 2 महारानियां एक कैदी के रूप में थी, लेकिन तिहाड़ जेल में एक रानी एक कैदी थी, यानी कि एक कैदी थी वो तिहाड़ की रानी के नाम से उसको जाना जाता था। और उस कैदी के बारे में बताती हैं ये सिंधिया कि उस पर 27 मुकदमे दर्ज थे, 4 उसमें से हत्या के मुकदमे दर्ज थे। और वो जो महिला कैदी अपने ब्लाउज में एक ब्लेड लेकर चलती थी और सबको धमकी दिया करती थी कि जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसका चेहरा वो बिगाड़ देगी। और ये बताती हैं कि उसके पास गंदी गंदी गालियों का अच्छा खासा भंडार था, जिसे जब वो चाहती थी बेहिचक जो है इस्तेमाल करती थी। और कई बार उन्होंने सिंधिया के साथ भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया, ठीक है। तो इस तरह के आरोप विजय राजे सिंधिया लगाया करती थी कि एक महिला कैदी है, उसको तिहाड़ की रानी कहते थे, उस पर इतने इतने मुकदमे दर्ज थे, इस तरह की वो बातें करती थी और उसके साथ भी इस तरह की गंदी गंदी बातें करने का वो प्रयास करती थी। तो इस तरह के आरोप जो है लगातार लगते रहे इंदिरा गांधी के ऊपर। और भी जितने भी सारे नेता जेल में बंद थे, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी, विपक्ष के जितने भी नेता थे, मोरारजी देसाई हैं, जेपी हैं, वो भी इस तरह के आरोप इंदिरा गांधी पर लगाते हैं कि जेल में उनके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार किए गए थे। तो देखिए जेल में जैसे जैसे समय आगे बीतता रहा, गायत्री देवी की तबीयत जो है लगातार ख़राब होने लगी। उन्हें लो ब्लड प्रेशर की जो है शिकायत होने लगी। लगभग 10 किलो के आसपास बताते हैं कि इनका वजन कम हो गया, इनके मुंह में बहुत सारे छाले पड़ने लगे। तो बाद में जो है जेल के डॉक्टर की सलाह से दिल्ली के जीबी पंत हॉस्पिटल में इन्हें भर्ती कराया गया था। तब वहाँ पर पता चलता है कि इनको बहुत सारी बीमारियाँ हैं और एक बीमारी इनको और है कि इनके गॉल ब्लैडर में जो है पथरी जम गई थी। तो इनकी ऑपरेशन करने की बारी थी, लेकिन इन्होंने अपने परिजनों की अनुपस्थिति में अपना ऑपरेशन कराने से इनकार कर दिया, क्योंकि अगर ऑपरेशन अकेले करते तो उसमें कुछ भी हो सकता है। तो देखिए इसके बाद अब जो गायत्री देवी हैं वो काफ़ी परेशान हो गई थी। इंदिरा गांधी से पंगा लेना एक तरह से महंगा पड़ गया। तो अगस्त 1975 में गायत्री देवी और उनके बेटे भवानी सिंह ने स्वास्थ्य आधार पर सरकार से जो है जेल से रिहा किए जाने का अनुरोध किया कि हमारी तबीयत बहुत ख़राब है। तो एक पत्र लिखा था सरकार को, प्रणब मुखर्जी ने इस पत्र को पढ़ा, उस समय वो भी सरकार में थे। तो उन्होंने सिफारिश की इनको जो है रिहा करने की, और इनको रिहा करने की सिफारिश के साथ ही जो है ये इंदिरा गांधी को जो है सिफारिशी पत्र इनका भेज दिया। लेकिन इंदिरा गांधी ने अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया, ठीक है, उन्होंने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि अगर उस समय अगर इनको रिहा कर दिया जाता तो हो सकता है कि बाहर जाकर ये माहौल ख़राब
खराब करने का प्रयास कर दे, जेल में इनके साथ किस तरह का बर्ताव किया गया था इसको बताते हो सकता है कि उस समय और ज़्यादा गुस्सा भड़क जाए। तो इसलिए इंदिरा गांधी ने इस अनुरोध को जो है स्वीकार नहीं किया और आखिरकार जो है बहुत प्रयास होने के बाद गायत्री देवी के सब्र का मार टूट गया। वो इतना परेशान हो गई कि उन्होंने सीधा इंदिरा गांधी को ही पत्र लिख दिया और कहा कि वो अब के बाद से, ठीक, अब तक वो सक्रिय राजनीति में थी लेकिन अब वो सक्रिय राजनीति से पूरी तरह से संन्यास लेने वाली हैं, ठीक है, मैं संन्यास ले लूँगी और आपका कभी भी किसी प्रकार से विरोध नहीं करूँगी, मुझे प्लीज़ आप जो है रिहा कर दो और इसके अतिरिक्त आपकी अगर कोई और शर्तें हैं तो मैं उसको मानने के लिए तैयार हूँ, आप बस मुझको रिहा कर दो। तो सब बताया जाता है कि सरकार की ओर से शर्त रखी गई थी कि जो गायत्री देवी हैं वो अपने और अपने बेटे को गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले जो याचिकाएं हैं उनको वापस ले ले। और जो गायत्री देवी हैं उन्होंने इस शर्त को मानने में बिल्कुल देरी नहीं की और उन्होंने इस शर्त को जो है स्वीकार कर लिया और अंततः जो है 11 जनवरी 1976 को इनकी रिहाई के आदेश होते हैं। और यहाँ पर बताएं कि जेल में इन्होंने टोटल 156 डेज बिताए, ठीक है, 156 दिन बिताए और खुद ये बताती हैं कि जो 156 दिन उन्होंने जेल में बिताए वो एकदम नर्क की तरह थे। वहाँ पर न तो इनके लिए खाने का कोई ऐसा विशेष प्रबंध हुआ करता था और न ही इनको बाहर जाने की कोई किसी तरह की कोई सफाई इत्यादि नहीं थी। तो इस तरह के आरोप इंदिरा गांधी पर लगातार लगते रहे कि उन्होंने अपने विरोधियों को किन दशाओं में जो है जेलों में रखा था। दूसरी ओर देखिए जो विजय राजे सिंधिया हैं, इनकी तस्वीर मैंने आपको दिखा दी है। तो दूसरी ओर जो विजय राजे सिंधिया है, इनकी बेटी का नाम था उषा। इनकी 3 बेटियाँ थी जिसमें से एक उषा थी, वो काफ़ी मशक्कत कर रही थी कि किसी तरह से अपनी माता को जेल से छुड़ा ले। तो ये इंदिरा गांधी से जो है मिलने तक गई, बहुत ही मुश्किल हुई इंदिरा गांधी से मिलने में, लेकिन आखिरकार इंदिरा गांधी से मिलने में सफल हुई और उन्होंने कहा था, अनुरोध किया इंदिरा गांधी से कि उनकी माता की जल्द से जल्द रिहाई की जाए। तो इंदिरा गांधी बताती हैं कि उन्हें राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि आर्थिक कारणों से गिरफ्तार किया है, क्योंकि उन्होंने जो है भ्रष्टाचार किया है, सरकारी धन का दुरुपयोग किया। जब विदेश में घूमने के लिए गए थे, विदेश यात्रा के लिए गए थे, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया और उस पैसे का हिसाब वो नहीं दे सकी और जो बचे हुए पैसे थे वो भी खा गई। तो इस तरह की बात इंदिरा गांधी कहती हैं और उनकी रिहाई का जो अनुरोध है उसको अस्वीकार करती हैं। बताया जाता है कि ठीक गायत्री देवी की तरह ही कुछ दिनों के बाद विजय राजे सिंधिया भी बीमार पड़ जाती हैं। उनको दिल्ली एम्स में भर्ती कराया जाता है इलाज के लिए और उनके कमरे के बाहर पे एक संतरी को बिठा दिया जाता और जो है इनसे किसी को भी मिलने की अनुमति नहीं थी। और ये अपनी आत्मकथा में लिखती हैं कि एक दिन अचानक एक व्यक्ति उनके कमरे में घुस आता है और उस व्यक्ति का नाम बताया जाता है शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला का नाम आपने सुना होगा, कश्मीर के चीफ मिनिस्टर थे, वो उस समय एम्स में इलाज करा रहे थे। बताया जाता है कि शेख अब्दुल्ला इनसे मिलने के लिए आते हैं और बाद में जो है वो भी सरकार से बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि राजमाता को जल्द से जल्द रिहा कर दिया जाए और बाद में जो है इनको भी रिहा कर दिया जाता है। कहने का मतलब है कि इंदिरा गांधी जिस समय प्राइम मिनिस्टर थी उस समय अपने पद का उन्होंने काफ़ी दुरुपयोग किया था और अपने जितने भी विरोधी हैं उन सबको एक एक करके उन्होंने ठिकाने लगाने का प्रयास किया। हालांकि मार तो नहीं सकती हैं, अलग जगहों के तानाशाह आपने देखा होगा विदेशों के, उन्होंने तो अपने विरोधियों को मार डाला था, लेकिन उस समय लोकतंत्र चलो बहुत ज़्यादा नहीं तो इतना तो था कि कम से कम हत्या नहीं कर सकते, लेकिन उस समय जो एक तरह से अपराध सरकार के द्वारा किए गए थे वो एकदम जघन्य थे। बहुत सारे लोगों की हत्या जेल में पीट पीट कर दी, जिनकी सुनवाई तक नहीं हो सकी थी, न्यायालय में मामले जा नहीं सकते थे क्योंकि 352 आर्टिकल उस समय सक्रिय था। तो आर्टिकल 352 किस तरह से इंदिरा गांधी ने 1975 में अप्लाई किया था, बहुत जल्द इसका एक वीडियो आपके सामने लाने का प्रयास करूंगा जिसमें आपातकाल शुरू होने से पहले की जो घटनाएं हैं, किस तरह से इंदिरा गांधी के इलेक्शन को चुनौती दी गई थी और न्यायालय ने जो है इंदिरा गांधी को उसमें दोषी करार दिया था। जेपी मूवमेंट वहां पर होता है, इंदिरा गांधी को सत्ता छोड़ने का दबाव बनता है। इंदिरा गांधी सत्ता छोड़ने के स्थान पर 1975 में सीधा आंतरिक गड़बड़ियों को आधार बनाते हुए आपातकाल डिक्लेयर कर देती हैं। फिर आपातकाल किस तरह से चलता है, मोरारजी देसाई किस तरह के नेतृत्व में किस तरह से जनता पार्टी की सरकार बनती है, पहली गैर कांग्रेसी सरकार वही थी और किस तरह से सरकार गिरती है, इंदिरा गांधी फिर से प्राइम मिनिस्टर बनती है। पूरी कहानी आपको विस्तार से इसके बाद के सेशन में सुनाऊंगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन सभी अभ्यर्थियों को पसंद आया होगा। तो चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।